नमस्कार। चलिए आज एनसीईआरटी साइंस का एक बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग चैप्टर समझते हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। कभी सोचा है कि हमारे देश की 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की आबादी का पेट आखिर भरता कैसे है? इसका जवाब छिपा है साइंस में, और आज हम उन्हीं साइंटिफिक तरीकों को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इतनी बड़ी आबादी को खिलाने का चैलेंज असल में है क्या। फिर हम एक किसान की तरह सोचेंगे और फसल की पैदावार बढ़ाने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और आखिर में बात करेंगे मछली और मधुमक्खी पालन की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है 1 अरब लोगों के लिए खाना। आखिर ये क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें ज्यादा खाना उगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। और यही सवाल इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं दिल है। 1 अरब से भी ज्यादा लोग, और ये आबादी लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, हमारी आबादी 1 अरब को पार कर चुकी है और ये अभी भी बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि हमारी जमीन, हमारे पानी, हमारे हर रिसोर्स पर दबाव बहुत ज्यादा है। हमें कम जगह में, कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। अब जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। ये एक बहुत ही कमाल की कहानी बताता है। साल 1952 से 2010 के बीच हमारा अनाज का प्रोडक्शन तो 4 गुना बढ़ गया, लेकिन खेती के लिए जो जमीन थी वो सिर्फ 25% ही बढ़ी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है कि हम जमीन को खींचकर लंबा नहीं कर सकते। हमें उसी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। और इस चैलेंज का जवाब हमें मिला 2 बड़ी क्रांतियों से। एक थी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जिससे हमारी फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा, और दूसरी थी व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन यहाँ एक कैच है। प्रोडक्शन तो बढ़ा, नो डाउट, पर हमारे कुदरती संसाधनों पर, हमारी मिट्टी पर, हमारे पानी पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल फार्मिंग का। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, बेहतर फसलें। पैदावार बढ़ाने के लिए हमें बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। ये प्रोसेस ना बिल्कुल लॉजिकल है। सोचिए, आप एक किसान हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज चुनेंगे, है ना? फिर दूसरा काम, जब फसल उग रही होगी तो उसका ख्याल रखेंगे, उसे खाद पानी देंगे। और तीसरा काम, जब फसल तैयार हो जाए तो उसे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाएंगे। बस यही वो 3 स्टेप्स हैं। अब जो पहला स्टेप था, यानी अच्छी वैरायटी चुनना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। और हां, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं? हम 2 अलग अलग गुणों वाले पौधों को क्रॉस कराते हैं। मान लीजिए एक पौधा है जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा है, और दूसरा पौधा है जिसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत है। तो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम इन दोनों अच्छे गुणों को एक ही नए पौधे में ले आते हैं। तो एक अच्छी आइडियल किस्म में हम क्या क्या गुण चाहते हैं, ये लिस्ट तो आप याद ही कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। हमें चाहिए ज्यादा पैदावार, अच्छी क्वालिटी, जैसे दालों में ज्यादा प्रोटीन, फिर बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस झेलने की ताकत। बायोटिक मतलब कीड़े बीमारियां, और एबायोटिक मतलब सूखा, बाढ़, गर्मी, इन सबको झेल पाएं। फसल जल्दी पके और अलग अलग मौसम में भी उग सके। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का बीज आ गया। पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। एक चैंपियन एथलीट को भी तो परफॉर्मेंस के लिए अच्छी डाइट चाहिए ना। बस वही हिसाब यहां है। अब हमें फसल को सही पोषण देना है। जैसे हमें खाना चाहिए, पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व चाहिए। टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। 3 तो उन्हें हवा और पानी से फ्री में मिल जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बचे 13, वो मिलते हैं मिट्टी से। अब इन 13 में से 6 हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और 7 हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और ये टेबल, मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइजर्स, ये तो एग्जाम का एक हॉट टॉपिक है। इसका डिफरेंस अच्छे से समझिए। खाद यानी मैन्योर, समझ लीजिए घर का बना पौष्टिक खाना है। ये धीरे धीरे असर करता है और मिट्टी की सेहत को सुधारता है। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक एक एनर्जी ड्रिंक की तरह हैं। ये तुरंत बूस्ट देते हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को खराब कर सकता है और पानी में पॉल्यूशन भी फैलाता है। अच्छा,
अब इन दो टर्म्स में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। चलिए इसे क्लियर करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से ज़्यादा फसलों के बीजों को मिक्स करके खेत में बो दिया जाता है, जैसे गेहूं और चना। इसका मकसद है रिस्क कम करना। अगर एक फसल खराब भी हो गई तो दूसरी से कुछ तो मिलेगा। जबकि इंटरक्रॉपिंग में फसलों को एक डेफिनेट पैटर्न में अलग अलग रोज में उगाते हैं, जैसे एक लाइन सोयाबीन की, एक लाइन मक्के की। इससे न्यूट्रिएंट्स का बेस्ट यूज होता है। तो हमने अच्छा बीज लिया, उससे अच्छा पोषण भी दिया। अब क्या? अब बारी है उस फसल को दुश्मनों से बचाने की। ये है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, फसल को प्रोटेक्ट करना और उसे स्टोर करना। तो फसल के दुश्मन हैं कौन? नंबर 1, वीड्स यानी खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो हमारी फसल का सारा खाना पानी और धूप चुरा लेते हैं। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े, जो जड़, तना, पत्तियां सब कुछ खा जाते हैं। और आखिर में हैं बीमारियां, जो बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस से फैलती हैं। ये तीनों मिलकर पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने बात की खेतीबाड़ी की, फसलों की। अब टॉपिक को थोड़ा बदलते हैं और आते हैं खाने के दूसरे बड़े सोर्स पर, यानी एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन पर। जब हम एनिमल हस्बेंड्री सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर दूध आता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ दूध नहीं है। इसके दो मेन पर्पस हैं। एक हैं दुधारू पशु यानी मिल्च एनिमल्स, जो दूध देते हैं, और दूसरे हैं भारवाही पशु यानी ड्राफ्ट एनिमल्स, जैसे बैल, जो खेती के काम में मदद करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, साहीवाल जैसी हमारी देसी नस्लें बीमारियों से लड़ने में बहुत मजबूत होती हैं। तो यहाँ भी वही बेस्ट वैरायटी वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। हमें एक ऐसी गाय चाहिए जो दूध भी बहुत दे और बीमार भी कम पड़े। तो क्या करें? क्रॉस ब्रीडिंग। एक तरफ हैं विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, जो दूध ज्यादा देती हैं। दूसरी तरफ हैं हमारी देसी नस्लें जैसे साहीवाल, जिनकी डिजीज रेजिस्टेंस जबरदस्त होती है। जब हम इन्हें क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलती है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली एक सुपर वैरायटी। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, यानी मुर्गी पालन की। इसमें भी दो मेन टाइप्स हैं और इनका डिफरेंस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉयलर्स और लेयर्स। ब्रॉयलर्स वो हैं जिन्हें मीट के लिए पाला जाता है। इनकी डाइट में प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है ताकि ये जल्दी से बड़े हों। वहीं दूसरी तरफ हैं लेयर्स, जिन्हें अंडे देने के लिए पाला जाता है। इनकी डाइट को केयरफुली मैनेज किया जाता है। चलिए, अब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और यहां हम दो और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानेंगे, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग। ये सिर्फ खाने का सोर्स नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। कॉम्पोजिट फिश कल्चर, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सोचिए, एक तालाब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब कैटला मछली रहती है टॉप फ्लोर पर और सरफेस से अपना खाना खाती है। रोहू रहती है मिडिल जोन में, वो वहां का खाना खाती है। और मृगल रहती है बॉटम में। इससे क्या होता है? कोई एक दूसरे के खाने के लिए लड़ता नहीं और तालाब के हर हिस्से का पूरा इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। और अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मीठे टॉपिक पर, बी कीपिंग, जिसे एपीकल्चर भी कहते हैं। वैसे तो मधुमक्खी की कई किस्में हैं, पर एक है जो सबकी फेवरेट है, इटालियन बी, जिसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा। सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या खास है? भाई, ये शहद बहुत ज्यादा बनाती है, डंक कम मारती है और बहुत जल्दी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेती है। ये सारे गुण इसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर समझने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। साइंस ने हमें ज्यादा खाना प्रोड्यूस करने के टूल्स तो दे दिए, हाइब्रिडाइजेशन, फर्टिलाइजर, सब कुछ। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना उगा सकते हैं। असली सवाल है कि हम कैसे उगा सकते हैं। क्या हम इन तरीकों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती बची रहे? यही सबसे बड़ी चुनौती है।